छत्तीसगढ़ में चुनावी बिसात बीत चुकी है और तमाम स्टार प्रचारकों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। आज हम निकल रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के साथ उनके कैंपेनिंग के कवरेज के लिए। हम निकल चले हैं चुनावी सफर पर और इस दफे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह मोहला मानपुर के दौरे पर है। वहां पर बीजेपी के प्रत्याशी संजू शाह के समर्थन में जनता का जनमत मांगने डॉक्टर रमन सिंह वहां पर पहुंच रहे हैं। हमारे साथ हैं, हेलीकॉप्टर पर सवार हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, आप पेशे से भी डॉक्टर रहे हैं, जनता की भी नब्ज बखूबी टटोल पा रहे होंगे इस वक्त। क्या मिजाज समझ आ रहा है, जनता क्या कह रहे है? पूरे बस्तर से सरगुजा तक पूरे छत्तीसगढ़ में घूमने के बाद आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में स्थिति स्पष्ट हो गई है और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इस चुनाव में कांग्रेस से बहुत आगे है और स्पष्ट बहुमत के साथ स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 15 साल आप मुख्यमंत्री रहे, राज्य में बीजेपी की सरकार रही, पिछले 5 सालों से कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस ने जिस तरीके से दावा किया है कि जनता के जरूरतों का ख्याल रखा गया है, बीजेपी किन वादों के साथ इस चुनाव में जाना चाहती है और लोग बीजेपी को वोट क्यों दें, ये थोड़ा आप डिफाइन करें। मुद्दे स्पष्ट है और साफ हो चुका है। कांग्रेस की असफलता, जन घोषणा पत्र में किए गए वादे अधूरे हैं। 5 साल के कार्यकाल में भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को अपराध गढ़ बना दिया। भ्रष्टाचार में आकन डूबे हुई सरकार कोल घोटाला से लेकर शराब घोटाला, चावल घोटाला से लेकर गौठान घोटाला करने वाला भूपेश बघेल अब तो युवकों के साथ, छत्तीसगढ़ के युवा के साथ छल किया गया। पीएससी में भी यदि नियुक्तियां पर 25 लाख 50 लाख की बोली लगाई जाएगी तो युवा कहां जाएगा? महादेव ऐप के बाद ये स्पष्ट हो गया कि छत्तीसगढ़ में जो भी करप्शन होगा उसको संरक्षण मुख्यमंत्री के निवास से, भूपेश जी के कार्यालय से मिलेगा। उनके सचिवालय के लोग, उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ ईडी ने, प्रमाणित मामले हैं। अरबों रुपया का सट्टा घोटाला महादेव ऐप का, ये बताता है कि करप्शन कहां तक पहुंच चुका है और छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है। ये तो बात हो गई कि किन मुद्दों पर अब जनता के बीच बीजेपी वोट मांगने जाएगी, ये विषय हो गए। लेकिन चुनाव में मुद्दों की बड़ी बात होती है। बीजेपी के अपने मुद्दे क्या होंगे? बीजेपी कौन से वादे जनता से कर रही है जिसके बूते जनता बीजेपी पर एक बार फिर भरोसा जता सके? भारतीय जनता पार्टी अपने इस मुद्दे जनता के सामने हम ले जा रहे हैं। बड़ा साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के विकास काम, जो डेवलपमेंट हुआ, जो सुशासन देखा, जो कानून व्यवस्था की स्थिति देखी, जो भाईचारा देखा, जो प्रेम देखा और छत्तीसगढ़ के स्वर्णिम काल विकास की नई ऊंचाइयां छूने का काम किया। बड़ा मुद्दा है कि वही सरकार जो 15 साल में बेहतर काम किया, आपके लिए फिर विकास के वो सारे काम शुरू करेगी जो भूपेश बघेल ने बंद कर दिया है। डेवलपमेंट पूरा रुका हुआ है, न कहीं सड़क बन रहा है, न पुल बन रहा है, न स्कूल बन रहा है, न अस्पताल बन रहा है, कोई काम नहीं हो पा रहा है। और हमने वादा किया है, सरकार बनते ही भारतीय जनता पार्टी वो सारा काम करेगी। बीजेपी सारे काम करेगी, वादा तो कर रही है। बीजेपी का घोषणा पत्र आना भी अभी बाकी है। पिछले चुनाव का जिक्र करें तो 2018 के चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र ने भी जनता का जनमत अपने पक्ष में करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। बीजेपी इस दफे कोई ऐसे बड़े वादे करने की रणनीति पर क्या काम कर रही है? धान एक बड़ा मुद्दा है, 2500 रुपए धान का समर्थन मूल्य कांग्रेस तो कहती है कि
इस दफे 3,000 पे खरीदी करेंगे। ऐसे कुछ बड़े वादे क्या बीजेपी कर रही है इस चुनाव? जन घोषणा पत्र में कांग्रेस ने झूठ बोलकर जनता की आंख में धूल झोंक कर वोट लिए, सरकार बनाई, लोगों को छला गया और आज लोग पछता रहे हैं। इस सरकार से बदला लेने के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास 15 साल जीती है और हम वादा करते हैं कि किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, युवकों के लिए बेहतर ये सरकार रहेगी और जन घोषणा पत्र में इसका जिक्र होगा। जन घोषणा पत्र में जिक्र होगा। सर, एक बड़ा बयान भूपेश बघेल देते नजर आए थे कि टिकट वितरण में आपकी खूब चली है इस दफे। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में हम सारे मुद्दे डालेंगे, छत्तीसगढ़ के विकास के, छत्तीसगढ़ के करप्शन को मुक्त करने का, अपराधियों के ऊपर कार्रवाई करेंगे। पीएससी में जिस प्रकार भ्रष्टाचार हुआ है उन अपराधियों को सजा देंगे और योग्य नवयुवकों को नियुक्ति का रास्ता साफ करेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र में आएगा। एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है, जो तस्वीर इन दिनों छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है, छत्तीसगढ़ की सियासत में हिंदुत्व, धर्मांतरण, लव जिहाद, तुष्टीकरण जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता था। इस दफे ये तमाम बातें सुनने को मिलती हैं, बयानों में भी और जमीन पर भी। क्या ये बीजेपी का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है? कांग्रेस के आते ही 15 साल कभी लव जिहाद की बात नहीं हुई। 15 साल कभी बहुत छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हुआ नहीं तेजी से। 15 साल शांति का रहा। भूपेश के आने के बाद लव जिहाद की घटनाएं, जिस प्रकार की हिंसक घटनाएं, सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति, ये सारे भूपेश जी के 5 साल के कार्यकाल में हुआ। कवर्धा में भगवा ध्वज को जूतों में कुचला गया। बीरनपुर में जो घटना हुई भुवनेश्वर साहू की, लव जिहाद में हत्या कर दी गई। भिलाई में भारत माता की जय बोलने वाला, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने वाला नवयुवक को चाकुओं से मार डाला गया। ये तुष्टीकरण की राजनीति का नतीजा है जो छत्तीसगढ़ भोग रहा है। सर, बीरनपुर का आपने जिक्र किया। बीरनपुर में हत्या हुई और जिसकी हत्या हुई उसके पिता को, ईश्वर साहू को, बीजेपी ने टिकट दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया है कि बीजेपी की सरकार आती है तो न्याय दिया जाएगा उस परिवार को। लेकिन इस बयान के परे पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने यह ट्वीट किया और उस ट्वीट में यह कहा कि इन बयानों के जरिए और इन मुद्दों के जरिए बीजेपी छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा दे रही है। इस बयान को आप किस तरीके से? बीरनपुर की घटना शर्मनाक घटना है। एक तुष्टीकरण की राजनीति का इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिल सकता। भुवनेश्वर साहू के जिस प्रकार हत्या होती है, अपराधी आजादी के साथ घूम रहे हैं, उनको पकड़ा नहीं गया, पुलिस का संरक्षण हुआ। कांग्रेस का मंत्री कोई उनके परिवार से मिलने नहीं गया। ईश्वर साहू, भुवनेश्वर का पिता, चुनाव के मैदान में इसलिए है, उसको लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है और वो आग्रह कर रहा है कि सरकार बदलिए, दोषी लोगों के ऊपर कार्रवाई करिए और भुवनेश्वर साहू को न्याय मिलना चाहिए। ये बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर ईश्वर साहू मैदान में। सर, राजनीतिक विश्लेषक जो होते हैं वो ये कहते नजर आते हैं कि छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व के मुद्दे पर भूपेश बघेल ने बढ़त बना ली। चाहे वो कौशल्या माता के मंदिर का जिक्र हो, चाहे नवधा रामायण की प्रतियोगिता कराने का जिक्र हो, या जगह जगह राम मंदिर स्थापित करने का जिक्र हो। आप इससे सहमत नजर आते हैं? कौशल्या माता की पुताई कर दिया भूपेश ने। सैकड़ों साल पुराना मंदिर है। भूपेश की कोई उपलब्धि नहीं। और सवाल है
रामगमन पथ, 1 रुपया बजट का कोई पैसा भूपेश ने लगाया नहीं। नक्शा दिखाने से रामगमन पथ नहीं बनता, उसके लिए 100-500 करोड़ रखिए, वहां पे सुविधाएं उपलब्ध कराइए, गेस्ट हाउस बनाइए, कैफेटेरिया बनाइए। मगर भूपेश सिर्फ पेपर में फोटो देके खर्च करता है। उस रामगमन पथ में एक भी काम 5 साल में नहीं हुआ, कोई बजट में कोई प्रावधान भी नहीं रखा। लेकिन ये जो हिंदुत्व का कार्ड कांग्रेस ने भी खेलना शुरू कर दिया, इसे किस रूप में आप देखते हैं? कांग्रेस वेश बदल के हिंदुत्व का चोला पहनना चाहती है। वही कांग्रेस जो भगवान राम के अस्तित्व पर शंका करती है, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देती है, वो कांग्रेस अब कालनेमी की तरह भगवा पहन के राम राम बोल रही है। हिंदुत्व की बात हो रही है ऐसा, तो थोड़ी बात गंगा जल पर भी कर लेते हैं। गंगा जल पर जीएसटी के मुद्दे को कांग्रेस ने खूब जोर शोर से उठाया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इसे लेकर ट्वीट किया था। हमलावर को बीजेपी पर होते नजर आए थे। इस मुद्दे पे, गंगा जल के मुद्दे पर जो सियासत छिड़ी, गंगा जल पे टैक्स लगाने का काम भूपेश ने किया। केंद्र सरकार ने कोई टैक्स लगाने का सवाल ही नहीं पैदा होता, और ये सारी गड़बड़ियां राज्य सरकार ने किया। केंद्र सरकार को इनको स्पष्टीकरण देना पड़ा। एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, पिछले दिनों प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे और उन्होंने अपनी रैली के दौरान दिए भाषण में ये कहा कि यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो राज्य में जाति जनगणना कराई जाएगी। एन चुनाव के पहले जाति जनगणना की यदि बात होती है तो उसके सियासी मायने किस रूप में आप देखते हैं? 5 साल तक भूपेश को ख्याल नहीं था, सरकार पूरे बीत गया। आचार संहिता लगने के बाद इनको वोट की राजनीति ख्याल आती है, जातिगत जनगणना की बात करते हैं। मुझे लगता है ये सिर्फ वोट के लिए है। वोट के लिए है तो ये बातचीत का सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। मोहला मानपुर के रास्ते पर हम आगे बढ़ रहे हैं। वहां पर एक चुनावी सभा को पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह संबोधित करेंगे और बीजेपी के पक्ष में जनमत जुटाने की कवायद करते भी नजर आएंगे। बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। यशस्वी मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन और स्वागत करें। माननीय उप चालक जी जिला उपाध्यक्ष से स्वागत और सम्मान करें। माननीय राज्य मंत्री माननीय किरण गौरे जी जिला मंत्री, माननीय सतीश दुबे जी जिला मंत्री, माननीय एल त्रिपाठी जी जिला मंत्री, माननीय राजू। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, माननीय नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मोहला मानपुर के सभा में आप सबके गर्मा में उपस्थिति, विशेष रूप से हमारे संजीव शाह जी उपस्थित है। ताली के साथ संजीव शाह के स्वागत करिए। लल्लन मिश्रा जी महामंत्री नम्रता के वो परिवर्तन, ये वजह से भी याद करो अपन विकास के उबादला में कुछ कागज देखत रहे हो। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के कुछ याद आगे बोला। ये भूपेश पूछते ना कि डॉक्टर रमन काय करे जी, मोहला मानपुर आके देख लो। औंधी और मोहला में कॉलेज का निर्माण हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ। मोहरा बैराज का निर्माण यदि होता है भूपेश जी, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में होता है। विधानसभा में पुल पुलिया, सड़क, स्कूल, अस्पताल, कोई भी सड़क में खड़े होके, कोई पंचायत में, कोई मंगल भवन के सामने खड़े होके, कोई विकास काम में खड़े होके कोई व्यक्ति मोहला मानपुर में पूछ सकता है ये काम कब हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। कोई दूसरा काम यहाँ नहीं है। चौर में आईआईटी का निर्माण होता है तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। मंदिरों के दीवारों का निर्माण होता है, सभी समाज के भवन का निर्माण होता है। मानपुर और मोहला में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण होता है तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में होता है। खड़गांव मानपुर नेशनल हाईवे में 903 का निर्माण होता है।
चिल्हाटी से मोहला भारतमाला एक्सप्रेस के निर्माण की प्रक्रिया होती है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मोहला में ITI भवन का निर्माण, मोहला में PHE भवन का निर्माण, ककई पार से बगदो तक पुल का निर्माण, करेली से लेकर कंदाड़ी के मध्य झूला पुल का निर्माण, पर्रे मेटा उच्च स्तरीय पुली 27 साल में भूपेश बघेल की कोई उपलब्धि है? कोई विकास के काम करे मोहला मानपुर में, डेवलपमेंट के कोई काम करे? भूपेश बघेल भ्रष्टाचार के सिवाय घुरुआ बारी, कांग्रेस के 4 चिन्हारी, अब कांग्रेस की चिन्हारी बदल गई। लूट, बेईमानी, भ्रष्टाचार और लबारी, ये कांग्रेस के 4 चिन्हारी। भाषण दे पर बात करे पर चर्चा करे पर भी तो गांव के जनता से भाषण में सवाल पूछता हूं, हर जवाब गांव की जनता देते हो, चाहे बस्तर हो चाहे सरगुजा हो। इतना ज्यादा लबरा बोलने वाला कोनो हिंदुस्तान में यदि कोई मुख्यमंत्री यदि है तो भूपेश बघेल के मुकाबला में दुनिया में कोई नहीं। लबरा कौन? तो आदमी जवाब देता है भूपेश बघेल, भूपेश बघेल। यहाँ मैं पूछना चाहता हूँ सभा में, वालों को मालूम नहीं है, नाम कम से कम रायपुर तक जाना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा लबारी बोलने वाला कौन है? ये आवाज गूंजना चाहिए। चुनाव का ये सफर मोहला मानपुर से निकलकर अब राजनांदगांव की तरफ जा रहा है। मोहला मानपुर में बीजेपी के प्रत्याशी संजीव शाह के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने जन समर्थन मांगा है। एक चुनावी सभा को संबोधित भी किया है। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह बने हुए हैं। सर, मोहला मानपुर में आपने एक चुनावी सभा की है। जब आप चुनावी सभा लेते हैं तो एक जनता का मिजाज समझ आता होगा, किस तरीके का रुख आप भाप पाए? यहाँ पे स्थानीय विधायक के खिलाफ नाराजगी बहुत है और उसने 5 साल के इंदर शाह मंडावी 5 साल के कार्यकाल में केवल रेत माफिया का संरक्षण दिया, रेत की चोरी कराई, शराब माफिया, सट्टा, जुआ, इस प्रकार के अवैध कामों का भरपूर संरक्षण और पैसा उगाही किया। तो विधायक के प्रति पूरे मानपुर मोहला क्षेत्र में नाराजगी है और वो आक्रोश चुनाव में दिखेगा। विधायक के प्रति आक्रोश और नाराजगी की बात आपने की। कांग्रेस ने टिकट डिक्लेयर की है और कई सीटों पर, तकरीबन आधा दर्जन सीटों पर एक बगावती सुर जो वर्तमान विधायक हैं उनके देखने को मिल रहे हैं। कुछ विधायक तो निर्दलीय लड़ने की भी बात कर रहे हैं। इसे क्या बीजेपी की तरीके से भुनाने की स्थिति में है? और ये सवाल इसलिए भी क्योंकि आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीएस सिंह को लेकर बीजेपी ने ये कहा कि छत्तीसगढ़ के एकनाथ शिंदे बन सकते हैं। तो ये दोनों सवाल का जवाब आप किस रूप में देंगे? अब टीएस सिंहदेव की भूमिका कांग्रेस में और कांग्रेस के अंदर लगातार एक उपेक्षित नेता के रूप में रही है। 5 साल भूपेश ने उसको किनारे कर दिया। उनके मन में आक्रोश तो है, नाराजगी तो है, मगर वक्त आएगा तो देखेंगे क्या उनकी प्रतिक्रिया आती है, कैसे उसको रिस्पॉन्स दे। जहां तक सवाल कांग्रेस के अंदर बगावत जो काफी व्यापक मात्रा में दिख रहा है, इसका निश्चित रूप से कांग्रेस को बड़ा नुकसान होगा और कांग्रेस के लोग जिनका टिकट कटा है वो अलग से चुनाव के मैदान में उतरने जा रहे हैं। और क्या बीजेपी इसका कोई पॉलिटिकल माइलेज गेन करना चाहती है या इसी कोई रणनीति बीजेपी के पास? ऐसा कोई विषय नहीं है, तो कांग्रेस के आपस का फूट है, उसका लाभ स्वाभाविक मिलेगा। बीजेपी में भी कई सीटों पर बगावत की स्थिति है। जशपुर की बात कर लें, महासमुंद की बात कर लें, रायपुर उत्तर विधानसभा और भी कई सीटें हैं। क्या बीजेपी इस शिकायत को चुनाव करीब आते आते सेटल कर सकती है? कोई प्रबंधन लगातार लगे हैं और ऐसे सीटों पे चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी
प्रत्याशी के रूप में बागी होकर विधायक, पूर्व विधायक नहीं आएगा। सर, ईडी का बड़ा जिक्र होता रहा है इस पूरे कुछ सालों का जिक्र कर लें तो, या पॉलिटिकल रैलीज में भी तमाम नेता ईडी का जिक्र करते हैं। ईडी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान अलग तरीके का सुनने को मिलता है। भूपेश बघेल ये कहते हैं कि बीजेपी से इस बार कांग्रेस की सीधी लड़ाई नहीं है, कांग्रेस की लड़ाई ईडी से है, सीबीआई से है। किस तरीके से इस बयान को आप देखते हैं? ईडी से इसलिए है कि आपने लगातार भ्रष्टाचार किया। खुलेआम यदि लूट करोगे, हजारों करोड़ का, 15,000 करोड़ का लूट करोगे शराब से लेकर कोयले में, तो ऐसी संस्थाएं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के लोग जब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आता है और जिस प्रकार पैसे का लेन देन व्यापक हुआ है, दस्तावेजी प्रमाण है, तो ईडी को सामने आना ही है। और अब 13,000 पेज के दस्तावेज ईडी ने न्यायालय में प्रस्तुत किया है। इनके अधिकारियों को जमानत नहीं मिल रहा है, 7-7, 8-8 महीने से हो गया। न्यायालय भी मानती है कि भ्रष्टाचार हुआ है। ये हालात आज छत्तीसगढ़ में है। सरकार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में आकन डूबी हुई है। तो इसका भी कहीं ना कहीं एक माइलेज बीजेपी लेना चाहती है, या बीजेपी को स्वाभाविक तौर पर मिल रहा है? नहीं, हम बोलते हैं जब मुख्यमंत्री के पद में बैठा हुआ व्यक्ति खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहा है, उसका दूसरा रास्ता है कि ऐसे लोगों को चुनाव में बदल दो आप। सर, भूपेश बघेल हो या कांग्रेस के दूसरे नेता हो या दिल्ली से आने वाले नेता हो, ये सवाल उठाते हैं कि कांग्रेस शासित राज्यों में ईडी की कार्रवाई होती है, बीजेपी शासित राज्यों में ईडी नहीं जाती। इसका क्या पलटवार होगा आपके पास? जहां शिकायत आती है, जहां करप्शन होता है, वहां पे ईडी जाती है। और इसलिए छत्तीसगढ़ और झारखंड में जो व्यापक करप्शन हुआ है उसको रोका भी गया है। एक सवाल बस्तर के संदर्भ में, बस्तर में पहले चरण में चुनाव होने हैं, नगर नार एक बड़ा मुद्दा रहा है। नगर नार को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उसका निजीकरण नहीं होगा। कांग्रेस कह रही है कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को लेकर एक विज्ञापन जारी ऑलरेडी किया जा चुका है। तो ये बयान जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो दिया है, उसे किस रूप में आप ले रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में बस्तर में, जगदलपुर में साफ कहा, ये बस्तर की जनता की प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, इसको कहीं भी कोई छीन नहीं सकता। अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा नगर नार का निजीकरण नहीं होगा। जब गृह मंत्री बोल रहे हैं, एक जवाबदार पद में बैठा हुआ व्यक्ति, उसके बाद कोई प्रश्न करने का सवाल नहीं, मामला खत्म हो गया। मामला खत्म होता है और मामला खत्म हो गया, ठीक है। एक दूसरा सवाल, भाजपा ने इस पूरे चुनाव को पूरी गंभीरता से लिया है, और चाहे वो गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री जी हो, केंद्रीय मंत्री हो, केंद्रीय हमारे पदाधिकारी हो, सब छत्तीसगढ़ के प्रवास में आ रहे हैं और इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है, हम चुनाव जीत रहे हैं। परिवर्तन यात्रा कुछ महीने पहले निकली है, लगभग पूरे प्रदेश में परिवर्तन यात्रा गई है। किस तरीके का फीडबैक उस यात्रा से निकलकर आप लोगों तक पहुंचा? और जो इलेक्शन स्ट्रेटेजी होती है कैंपेनिंग की, उसमें तो बीजेपी ने पॉलिटिकल माइलेज ले लिया है। परिवर्तन यात्रा के फीडबैक किस तरीके से? परिवर्तन यात्रा में शुरुआत पूरे प्रदेश में एक संदेश लेकर गए कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव के मैदान में किन मुद्दों को लेकर जा रही है, और व्यापकता के साथ, वो चाहे जगदलपुर से हो, दंतेवाड़ा से हो या जसपुर से हो, दोनों यात्राएं अभूतपूर्व समर्थन पब्लिक का मिला। सर, इस चुनाव में यह भी प्रयोग बीजेपी ने किया है कि जो वर्तमान सांसद थे, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें बीजेपी ने चुनावी रणनीति का हिस्सा बनाते हुए टिकट दिया है। ये बीजेपी को क्या बड़े नेताओं पर ही, या बड़े दाव के लिहाज से बीजेपी ने बड़े नेताओं पर भरोसा जताया, इस तरीके से रणनीति बनाई? हाँ, निश्चित रूप से जीत की संभावना मापदंड रहा है।
और ये सारे मंत्री या सांसद पूर्व में विधायक रह चुके हैं, विधानसभा लड़ चुके हैं, विजय बघेल लड़ चुके हैं, रेणुका सिंह लड़ चुकी है, अन्य लोग विधानसभा में विधायक रहे हैं, तो उनके लिए नया नहीं है चुनाव। जो आप कह रहे हैं तो पिछली कैबिनेट में, जब आपकी कैबिनेट थी, आप मुख्यमंत्री थे, उनमें से तकरीबन 12 चेहरे जो हैं पुराने, जो पूर्व मंत्री के हैसियत से काम कर चुके हैं। ये कहा जा रहा है बीजेपी के भीतर ही कि यदि इनको टिकट बीजेपी नहीं देती तो बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता था, नाराजगी बोल लेनी पड़ सकती थी। क्या कर्नाटक के प्रयोग को बीजेपी ने नहीं चाहा कि छत्तीसगढ़ में दोहराया जाए, ये एक बड़ी वजह मानते हैं आप? नहीं, अनुभवी लोगों को भी लाना जरूरी था और नए लोगों को भी लाना। 42 नए चेहरे आए हैं, कुछ हमारे पुराने मंत्रीगण भी आए हैं मैदान में, 1 बार 2 बार 3 बार के विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उनका अनुभव का लाभ पार्टी को मिलेगा। मोहला मानपुर और राजनांदगांव के बाद हम रायपुर लौट चुके हैं और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के साथ हमारा चुनावी सफर खत्म हुआ। लेकिन इस पूरे सफर का लब्बो-लुआब यही रहा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ये दावा करते नजर आए कि छत्तीसगढ़ के चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। हालांकि सियासत में दावों की अपनी जगह है और नतीजों की अपनी। कैमरामैन घनश्याम पटेल के साथ आशीष तिवारी, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रायपुर।